चलिए अब हम लोग आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज के प्रश्नों की हम लोग शुरुआत करेंगे, आज के क्लासेस की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी बजट पे चर्चा कर रहे थे। हम लोग किस पे दोस्तों? बजट पे चर्चा कर रहे थे। और अब हम लोग क्या करेंगे? सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन की शुरुआत करने वाले हैं, सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, चलो चले शुरू करते हैं सेशन की शुरुआत। अब हम लोग करते हैं सेशन की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो 30 जनवरी 2026 को अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा है? जो पीरियड्स होती है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा है इतना सुप्रीम कोर्ट ने। किस में जोड़ा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा है। अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा है। अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा है इतना। किस में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा है। अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा है। अनुच्छेद नंबर किस में? 21 में जोड़ा है। अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है अनुच्छेद नंबर 21 में इतना जोड़ा गया है। अनुच्छेद नंबर 21 में जोड़ा गया है इतना। अनुच्छेद नंबर 21 में इसको जोड़ा गया है। अब जैसे कि 19 में तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 15 में भेदभाव है, जन्म स्थान मूल वंश लिंग जाति, इन पांचों धारे पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, 14 में देखिएगा समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके साथ साथ अब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म को संविधान के मौलिक अधिकार कहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार कहा है। ये न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र के जीने के अधिकार को निजता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि जो पीरियड स्लीप्स को है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार कहा है। क्या कहा है? मौलिक अधिकार कहा है। मासिक धर्म को मौलिक अधिकार कहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ निजता का अधिकार करके भी कई बार यूपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं, तो अनुच्छेद नंबर 21 में ही देखने को मिलेगा। अनुच्छेद नंबर 21 में ही देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयों में कई निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जो पीरियड लीव भी प्रदान करते हैं। ठीक है, महिलाओं को क्या करते हैं? पीरियड लीव भी 1-2 दिन का प्रदान करते हैं। कई ऐसे राज्य हैं, जैसे उसमें से पहला राज्य तो देखिएगा सिक्किम हो जाएगा, जो महिलाओं को क्या करता है दोस्तों? पीरियड लीव भी प्रदान करता है। महिलाओं को पीरियड लीव भी प्रदान करता है। कौन है मेरे भाई? सिक्किम। कौन करता है? सिक्किम करता है। सिक्किम करता है। ठीक, हाल ही में सुर्खियों में रहा, ठीक है, सिवेलुच ज्वालामुखी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है अपना। कामचटका प्रायद्वीप पे स्थित है। अभी इसमें क्या हुआ है पता है? अभी इस ज्वालामुखी में क्या हुआ मेरे भाई? विस्फोट हुआ है, और जिसके बाद ये चर्चा में आ गया है। ठीक है, हालांकि कोई ज्वालामुखी जल्दी चर्चा में आता है नहीं, लेकिन अभी इस ज्वालामुखी में क्या हुआ मेरे भाई? विस्फोट हुआ है, और जिसके बाद ये ज्वालामुखी क्या आ गया है? चर्चा में आ गया है। और जिसके बाद ये ज्वालामुखी क्या आ गया है? चर्चा में आ गया है। जिसके बाद ये ज्वालामुखी चर्चा में आ गया है। चर्चा में आ गया है। चर्चा में आ गया है। देखो, जब जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई गैस निकलती है ना, तो उसको क्या कहते हैं पता है? उसको कहते हैं जलवाष्प। कोई भी ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है कभी भी, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में निकलने वाली कोई गैस होती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जलवाष्प कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जलवाष्प कहते हैं। उसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं। आज इस क्लासेस में हम आपको जो है आपको एक चीज बता देते हैं। इस क्लासेस के दौरान हम आपको क्या दिखाएंगे? आपको हम इसमें दिखाएंगे, क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, आपको हम दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे दोस्तों ईवीएस का, कि मास्टर ईवीएस कैसा पढ़ाता है। ईवीएस कैसा पढ़ाता है, क्योंकि ईवीएस भी आपके एग्जाम में आता है। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिवेलुच ज्वालामुखी, ठीक, रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद ये चर्चा में आया है। स्थान पूछे, कामचटका क्राई सुदूर पूर्वी रूस में है, और जिसमें अभी ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। ये पृथ्वी से सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। पृथ्वी पे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है यातना। आपको पता होगा प्रशांत महासागर जो है ना, प्रशांत महासागर, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिंग ऑफ फायर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रशांत महासागर को आप देखिएगा तो किस नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों? प्रशांत महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रशांत महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रशांत महासागर रखना, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर को हम लोग रिंग ऑफ फायर रखना, रिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से हम जानते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलो जनवरी 2026 में सुना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य
को आधिकारिक तौर पर माओवादी मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये किस अभ्यारण्य का में स्थित है? ये किस अभ्यारण्य में स्थित है बताइए, किस अभ्यारण्य में स्थित है? ये किस अभ्यारण्य में स्थित है बता दीजिएगा जरा, ये किस अभ्यारण्य में स्थित है? ये सॉरी, यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सूना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, सूना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आधिकारिक तौर पे माओवादी मुक्त जिला घोषित किया गया है। ये किस रत्ना यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो सीएम हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के क्या हो जाएंगे? चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। और हाँ, आपको एक चीज और बता देते हैं उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में एक चीज और बता देते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है। और याद रख यहीं पे देखिएगा अनाज एटीएम की शुरुआत भी की गई है। अनाज एटीएम की क्या की गई दोस्तों? अनाज एटीएम जो है, इस अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में मैं कह दूं, याद रख लीजिएगा उड़ीसा में, ठीक है, इसका जो उड़ीसा आप देखिएगा, उड़ीसा जो है ना, वह पुराना नाम इसका क्या था दोस्तों? कलिंगा था। क्या नाम था इसका? पुराना नाम कलिंगा था। कलिंगा था, यानी कि कलिंग था, इतना कलिंग था। पिछले साल मोदी जी ने यहाँ पे सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी। सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी, पेपर में पूछा भी था। सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी, जो कि आप देखोगे सुभद्रा योजना में दो किस्तों में महिलाओं को क्या दिया जाएगा दोस्तों? 2 किस्तों में महिलाओं को यहाँ पे क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी भी बातचीत हुई थी। ठीक, चलो। तो उड़ीसा ने सुना बेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य को 2026 में आधिकारिक रूप से माओवादी मुक्त जिला घोषित कर दिया है, जिसमें 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, जो 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, छत्तीसगढ़ से सीमा से सटा हुआ है। आता छत्तीसगढ़ की सीमा से ये सटा हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा मेरे को, ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला पिछले साल किसे घोषित किया गया था बताइए? बाल विवाह मुक्त जिला अगर पूछे कि बाल विवाह मुक्त जिला, ठीक है, घोषित किया गया है, बताइए ठीक है, घोषित किया गया है किसको दोस्तों? बालोद को किया गया है। किसको? बालोद को किया गया है, बालोद को किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये बाल विवाह मुक्त जिला जो है बालोद को घोषित किया गया है। ये बालोद किस राज्य में स्थित है? ये बालोद जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये बताइएगा जरा। ये जो बालोद है वो किस राज्य में स्थित है? ये बालोद जो है किस राज्य में स्थित है, मेरे बता देना, मेरे को बताइएगा कमेंट करते हुए, हमको बताइएगा सभी लोग कि बालोद किस राज्य में यह स्थित है। हाँ बिल्कुल यार ना, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रख लीजिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बताइए? कब मनाया जाता है? तो पहली बात तो याद रखना, आज ही के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? हर साल कब मनाते हैं दोस्तों? हर साल हम लोग कितने फरवरी को? 2 फरवरी को मनाते हैं। कम 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। और याद रख लीजिएगा, ठीक है, इस बार आपसे मालूम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वर्तमान आर्द्र भूमि, तो वर्तमान आर्द्र भूमि अगर पूछे, आर्द्र भूमियों वर्तमान आर्द्र भूमियों की संख्या अगर पूछ ले, संख्या आज तक देखिएगा 98 हो गई है। आज तक देखिएगा 98 हो गई है, जी हाँ, आज तक देखिएगा वर्तमान आर्द्र भूमियों की संख्या अगर पूछे तो 98 हो गई है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों? साइंस डे के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी को क्या मनाते हैं, ये आप कमेंट करते हुए आंसर बताना, सब हम नहीं बताएंगे। ठीक, तो बेसिकली मैं बता दूं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं और वर्तमान समय में आर्द्र भूमियों की संख्या 98 हो गई है। और हाँ, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन का डेल्टा है, जो वेस्ट बंगाल में। सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका झील है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता। और आर्द्र भूमियों से निकलने वाली गैसेस का नाम जो है वो मीथेन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भूमियों के संरक्षण, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इतिहास, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद से विश्व स्तर पर इसको पहली बार 1997 में मनाया गया। ये पूछा जा सकता है पहली बार विश्व स्तर पर कब मनाया गया? 1997 में। मालूम है पेपर में आजकल क्या पूछ रहा है मालूम है? करंट को
पीछे से जोड़ के पूछ दे रहा है। जैसे मान लो ये दिवस है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, पूछ देगा कि भैया इसकी थीम क्या है, या तो पेपर में पूछ देगा कि पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार विश्व स्तर पर 1997 में मनाया गया था। ठीक है, विश्व स्तर पर यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया, लेकिन इसकी जो है इसका इतिहास है वो 2 फरवरी 1971 को है, जो ईरान के रामसर में इसका समझौता हुआ था, समझौता हुआ था। और वर्तमान समय में आर्द्रभूमियों की संख्या 98 है। इस बार की थीम है आर्द्रभूमि, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत। इस बार की क्या है दोस्तों, थीम है। इस बार की क्या है दोस्तों, थीम है 2026 की ये थीम है, 2026 की ये थीम है। 1 फरवरी को आप देखिएगा, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। कल के दिन जो था ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया गया। ठीक है, इसके हेड कौन हो जाएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के परमेश्वर शिवमणि हो जाएंगे। परमेश्वर शिवमणि जो है ये क्या हो जाएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हो जाएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड हो जाएंगे। ठीक, चलिए, हाल ही में किस भारतीय टीम के पूर्व कोच माइकल नॉब्स का निधन हो गया? किस बेसिकली मैं बता दूं इनका नाम, अगर पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कोच माइकल गोप का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रख लीजिएगा, ये मालूम है हॉकी से संबंधित है। किससे दोस्तों, हॉकी से संबंधित है। हाल ही में किस भारतीय टीम के पूर्व कोच माइकल नॉब्स का निधन हो गया, तो इतना हॉकी से संबंधित है, इनका निधन हो गया, हॉकी से संबंधित है, इनका निधन हो गया। 29 जनवरी को पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नोब्स का निधन हो गया 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, 2011 से 13 तक ये भारतीय पुरुष टीम के कोच थे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये कोच थे। माइकल के कोच रहते हुए भारतीय पुरुष टीम ने 2012 में लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई किया था, जाहिर सी बात है ये जो है भले ही ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन मुद्दा हमारे से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात पेपर में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, पेपर में प्रश्न आना ही आना है, याद रख लीजिएगा। हाल ही में HAL ने किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ SJ-100 वाणिज्यिक विमान उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ किया है, बताइएगा, किस देश के साथ किया है? जिस देश से हम लोग ब्रह्मोस, जिसकी सहायता से ब्रह्मोस बनाए हैं, जो हमारा परम मित्र है, जिससे S-400 हम मिसाइल हम लोग लिए हैं, वही देश हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, रशिया हो जाएगा। वही देश यानी कि कौन हो जाएगा दोस्तों, रशिया हो जाएगा। देखो, रशिया से हमारे रिश्ते कभी भी खराब थे नहीं। अगर बचपन से जब से भारत आजाद हुआ है, तब से अगर भारत का कोई परम मित्र है ना, कोई परम मित्र है, तो वो रशिया ही है। कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, हमेशा भारत के साथ ये खड़ा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ SJ-100 और सुखोई सुपरजेट 100 वाणिज्यिक क्षेत्रीय विमान उत्पादन करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। या देश कौन हो जाएगा, रूस हो जाएगा। देश कौन हो जाएगा दोस्तों, रूस हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे फ्रांस में आप देखिएगा, फ्रांस में इस बार क्या होगी, इस बार 2026 में आए, आप देखिएगा फ्रांस में G7 की बैठक होगी। G7 की क्या होगी दोस्तों, बैठक होगी। अब जैसे रूस की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, बच्चा जानता होगा, मॉस्को है। क्या है दोस्तों, मॉस्को है। इसकी करेंसी के बारे में बात करूँ, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी दोस्तों, रूबल हो जाएगी। इसकी करेंसी क्या हो जाएगी मेरे भाई, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, रूबल हो जाएगी। और यूके के प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा, कीर स्टारमर हो जाएगा। कीर स्टारमर जो है इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति का नाम मसूद पेजेश्कियान हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर रशिया हो जाएगा। सेबेस्टियन लोकार्नो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अगर पूछे शीर्ष पे कौन रहा है, तो इसमें USA शीर्ष पे रहा है। इसमें आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पे रहा है, यानी कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में USA टॉप पर रहा है, टॉप ऑफ द टेबल रहा है। देख सकते हैं ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, 20 जनवरी 2026 को प्रकाशित ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र 193 देशों में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है। इतना रैंकिंग दी है, 193 रैंकिंग में से अमेरिका पहले स्थान पर बरकरार रहा है, लेकिन स्कोर में गिरावट आई है। चीन ने अंतर को कम कर दिया है। भारत 2026 में 32वें स्थान पर रहेगा। 2026 में भारत 32वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है दोस्तों, अमेरिका है। अभी भी टॉप पे कौन है दोस्तों, अमेरिका है। अब टॉप पे कौन है दोस्तों, अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखने को मिलता है। ठीक, चलो, हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम
राज्य विश्वविद्यालय कहाँ शुरू होगा? भाई साहब ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिलहाल बताओ इसका आंसर। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से उस शिक्षा को बदलना एक निर्णायक कदम है। अपनी परिधि और भारतीय विश्वविद्यालय में अब तक की एआई संचालित शैक्षणिक अधिनियम प्रशासनिक प्रणाली का परीक्षण करेगा। इस पायलट प्रयोग परियोजना को एक राष्ट्रीय मॉडल विकसित करेगा और बड़े पैमाने पर इसे लागू करेगा, जो एआई जैसे युग में छात्रों को आगे बढ़ाने में मदद कर सके, आगे बढ़ाने में क्या कर सके? मदद कर सके। अच्छा, कोई मेरे को बताइएगा कि भारत में एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? एआई विश्वविद्यालय, एआई विश्वविद्यालय, कमेंट करते हुए आंसर बताना। हमने सब आपको पढ़ाया हुआ है कि भारत में एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया, बता दो। आर्थिक सर्वेक्षण, अच्छा इकोनॉमिक सर्वे मैंने नहीं पढ़ाया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है? कितना है बताइए? हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे ये 31 जनवरी को पेश किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये 31 जनवरी को निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। अब बताइएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 या ना 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का जो है जीडीपी अनुमान क्या है? बिल्कुल, जिनका भी आंसर 7.4 आ रहा है, 7.4 आ रहा है, इससे मालूम है फेवरेट क्वेश्चन है। ये सब एक नंबर दिलाने वाला प्रश्न है, ये सब एक नंबर दिलाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर 7.4 जिन भी लोगों ने लगाया एकदम सही लगाया है। इसका आंसर जिन भी लोगों ने 7.4 लगाया है एकदम ठीक लगाया है, एकदम ठीक लगाया है, क्योंकि ये सब जो है ना नंबर दिलाने वाला प्रश्न है। ये सब नंबर दिलाने वाला प्रश्न है, नंबर दिलाने वाला प्रश्न है। तो विकास दर वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी 7.4 रहने का अनुमान है। भविष्य में अनुमान जो है 26-27 के लिए 6.8 से लेके 7.2% के बीच रहने का अनुमान है, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलो। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला का खिताब किसने जीता? भाई साहब छपेगा, ये तो छपेगा, ये तो छपेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन समाप्त हो चुका है। इसमें मेल बताइएगा किसने जीता है, फीमेल भी बताइएगा किसने जीता है। अगर पूछे मेल 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 बताओ, अरे मेल मतलब पुरुष, पुरुष वाला। एक बार सेशन को हम शेयर कर देते हैं। लगता है कि बच्चे आज सो रहे हैं, बच्चे आज सो रहे हैं। तो भाई साहब सोना नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। इतना जो जागत है वो पावत है। तो इतना जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। इतना जोकोविच को हराकर जो कार्लोस अल्कराज है, इतना कार्लोस इतना नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है, और कार्लोस अल्कराज ने क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता है दोस्तों? ये जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल को। ठीक है, मेल को जीत लिया है। और महिला में किसने जीता है दोस्तों? एलेना रायबकेना ने जीता है। महिला में एलेना रायबकेना ने, फीमेल में जीता है, एलेना रायबकेना ने फीमेल में जीता है, और मेल में कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने किसको हराया है मेरे भाई? इन्होंने किसको दोस्तों? नोवाक जोकोविच को हराया है। किसको? जोकोविच को हराया है। किसको दोस्तों? नोवाक को इन्होंने हराया है। नोवाक को हराया है और कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक, तो यही यहाँ पे देखोगे एलेना रायबकेना ने दुनिया 1 के नंबर 1 खिलाड़ी एरेना सबलेंका को शनिवार को हराया। ठीक, एरेना सबलेंका को हराया, और एलेना रायबकेना ने, ठीक है, रिबेकानिया ने इस टाइटल को जीत लिया। देखो एक साल में 4 बड़े ओपन होते हैं। एक होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो जीत चुके हैं एलेना रायबकेना और कार्लोस अल्कराज। अब होगा दोस्तों फ्रेंच ओपन, उसके बाद होगा विमिल्टन ओपन, फिर उसके बाद होगा यूएस ओपन याता है। ये 4 बड़े ओपन होते हैं, और पेपर में यही 4 ओपन से प्रश्न बनते हैं। पेपर में इसी 4 बड़े ओपन से प्रश्न बनते हैं। तो लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का टाइटल एलेना रिबेकानिया ने जीता है, जबकि पुरुष वाला किसने जीता दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये भी याद कर लेना, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, और इन्होंने किसको? एलेना सबलेंका को हराया। ये दोनों चीजें याद रख लीजिएगा। पूछा जाता है किसने जीता, प्लस ये भी पूछा जाता है कि किसको हरा के जीता। आजकल एग्जामिनर बहुत दुष्ट हो गया है, ये पूछता है कि किसने जीता, और या फिर पूछ लेना है किसको हरा कर जीता। ये दोनों पॉइंट है अपना, ये दोनों पॉइंट जरूर से याद रखना। 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ आयोजित होगा? 10 दिवसीय सरस मेला, जैसे कि बोलते हैं ना गुजराती लोग बोलते हैं सरस बोले छे, तो बस वही सरस से याद कर लेना जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए
हाँ 26 वाला याद करना पड़ेगा, 25 वाला भूल जाना, 25 वाला भूल जाना, 26 वाला याद करना पड़ेगा। हाँ पिछले बार वाला अलग लोग था, जैनिक सिन्हा जीती थी, फिर उसके बाद आप देखोगे जैनिक सिन्हा जीती थी, वो जीते थे। लेकिन आप पिछले बार वाला भूल जाना, इस बार वाला याद कर लेना। तो हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में हुआ। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ये जम्मू कश्मीर में हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर से आज से जम्मू कला केंद्र में सरस मेले का आयोजन, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन में जम्मू कला केंद्र में सरस मेले का आयोजन हुआ। यह मेला 9 फरवरी से समाप्त हो जाएगा और 10 दिन तक चलने वाला है, 10 दिन तक ये चलने वाला है। ठीक है, कला संस्कृति इन सभी चीजों को यहाँ पे दिखाया जाएगा भारत की यातना। हम्म। आपका फेवरेट क्वेश्चन, हाल ही में 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पे? फरीदाबाद में हुआ है। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? फरीदाबाद में क्या कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा। फरीदाबाद आप देखिएगा हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में ही होता है। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में ही होता है। हैदराबाद में नहीं होता, मेरठ में नहीं होता, वाराणसी में नहीं होता है। हर साल फरीदाबाद में ही इसका आयोजन किया जाता है, फरीदाबाद में आयोजन किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा में, कल की बात है, हरियाणा के फरीदाबाद में 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात यह मेला भारत और विदेशी कारीगरों के शिल्प, सांस्कृतिक और कलाकारों का मेला लगता है, जो समृद्धि, संकलात्मक कला और कलात्मक विरासत, आत्मनिर्भरता, भारत की भावना को प्रोत्साहित करता है। देखो इसमें देशी लोग भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, मेला लगता है, उसमें क्या होता है? शिल्प कल्चर का प्रचार किया जाता है। ठीक, चलो। हाल ही में किस राज्य में पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये कहाँ पे है मेरे भाई? ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। जिसको क्या किया गया है? रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में ये आपको देखने को मिलेगा पटना पक्षी अभ्यारण्य, जिसको क्या किया गया? यूपी का नया रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, यूपी का नया रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को एक नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। 31 जनवरी 2026 को यह घोषित किया गया अभ्यारण्य यूपी का 11वां रामसर स्थल है, जो 108.86 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 178 से अधिक प्रजातियों का घर है। ठीक है, 178 से अधिक पक्षी जो प्रजातियां होती हैं उनका घर है, यातना उनका ये घर है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा लेकिन महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है और सदियों से प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय है। जैसे कि यूपी का एग्जाम देने आप लोग जाइएगा ना, उसके लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा, उसके लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यूपी शिक्षक भर्ती आ रहा है, और यूपी शिक्षक भर्ती आ रहा है तो जाहिर सी बात है इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पेपर में बनेंगे। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है, इसके लिए तैयार होकर जाना है, इसके लिए तैयार होकर जाना है। ठीक, तो वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो चुकी है, 98 हो चुकी है। ठीक, 98 हो चुकी है। तमिलनाडु में सबसे अधिक है, 20 रामसर साइट है, जबकि सुंदरवन सबसे बड़ा और रेणुका झील सबसे छोटा रामसर साइट है। ये मैंने आपको कितनी बार बताया है? ये मैंने आपको कितनी बार बताया है? अगर पूछे पहले स्थल कौन थे दोस्तों, तो चिल्का लेक 1981 में पहला स्थल था जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, केलव रेल घाना राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक, भारतीय तटरक्षक बल दिवस बताइए कब मनाते हैं? देखो 22 मार्च को तो क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि
सॉरी 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ले देखिए 1 फरवरी बचता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ले देखिए एक ही ऑप्शन बचता है एलिमिनेशन करने के बाद, तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2026 को अपना 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। आज इसकी 150 इसकी इकाइयों में 155 जहाज, 80 विमान वाली मजबूत शक्ति के रूप में ये काम करता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो प्रमुख का नाम क्या हो जाएगा, परमेश शिवमणि हो जाएगा। परमेश शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हो जाएंगे। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में स्पेशल राज्यों वाली है, ये स्पेशल राज्यों वाली है। ये कौन सी है दोस्तों, स्पेशल राज्यों वाली है, स्पेशल राज्यों वाली। कमेंट हम लेते ही नहीं है, कमेंट लेना मतलब टाइम की बर्बादी। ठीक है, कमेंट लेना मतलब टाइम की बर्बादी। ठीक है, एकदम कमेंट नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे पढ़ाना है। कमेंट लेना मतलब टाइम की बर्बादी, सीधा। 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार किस विभाग को मिला है? स्पेशली बिहार वाली है ये, परिवहन विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगर पूछे भारत वाले में किसको मिला है, तब भारत का जो 77वां गणतंत्र रत्न, भारत का 77वां गणतंत्र दिवस परेड निकाला गया। कहाँ पे दोस्तों, कर्तव्य पथ में। कहाँ पे दोस्तों, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में, कर्तव्य पथ नई दिल्ली में निकाला गया। इसमें प्रथम पुरस्कार अगर पूछे, प्रथम पुरस्कार अगर पूछे किस झांकी को दिया गया है, तो महाराष्ट्र की दिया गया है। किसकी, महाराष्ट्र के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए दिया गया। किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए दिया गया। किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र के लिए दिया गया है। जबकि बिहार वाले में पहला पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों, तो उद्योग विभाग की झांकी को मिला है, सॉरी परिवहन विभाग की झांकी को मिला है। परिवहन विभाग की झांकी को ये दिया गया है, परिवहन विभाग की ये झांकी को ये प्रदान किया गया है, याद रख लीजिएगा सभी लोग। ठीक,